ये अक्सर आ जाता है डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आज इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कैसे बताओ? ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया है बस। तो हम जानते हैं कि व्हेन ए कैपेसिटर इज connected across a battery, ठीक है, across a battery of potential difference V0, the charge on the capacitor continuously increases कोई नई चीज नहीं है जो आपको मालूम है, till potential difference across capacitor becomes V0। जब कोई कैपेसिटर को किसी एक बैटरी के क्रॉस में लगाते हैं, बैटरी इसको चार्ज सप्लाई करने लगता है और पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस द कैपेसिटर बढ़ने लगता है। कब तक? जब तक कैपेसिटर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर नहीं हो जाता है। If in an intermediate situation small q is charged on capacitor, Vc is PD across capacitor, तो आप क्या कहोगे? Q is equal to C into Vc। अब Vc पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ते जा रहा है। कब तक? जब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। सो Q वर्सेस Vc डायग्राम is a straight line through origin, ठीक है। तो अगर हम प्लॉट करेंगे Q वर्सेस Vc का डायग्राम, ठीक है, तो ये हो गया Q और ये हो गया Vc। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, जब कोई चार्ज नहीं था, Q is equal to Cv, Y is equal to mx is a straight line passing through origin, so it is a straight line through origin। और Q is equal to Cv है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? बस कोई पूछा नहीं है, आप जान सकते हो कि tan थीटा will be equal to C, because Q is equal to Cv, Y is equal to mx में स्लोप तो m होता है ना, tan थीटा क्या होता है? m। यहाँ पर है क्या? Q is equal to Cv, तो m का इक्विवेलेंट क्या हुआ? C, मतलब tan थीटा is equal to C। Slope of this line is C, लेकिन हमें इसमें तो जरूरत नहीं है। Anyway, तो क्या हुआ? Q बढ़ने लगा, V बढ़ने लगा। कब तक? जब तक V बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? V0 की बराबर हो गया। तो चार्ज यहां पर हो गया Q0, चार्ज हो गया Q0। उसके बाद चार्ज नहीं बढ़ रहा है, ना वोल्टेज बढ़ रहा है, ना ये बढ़ रहा है, ना ये बढ़ रहा है, ग्राफ यहां पे खत्म हो गया। ओके, तो the area under the diagram gives the energy stored। क्यों? क्योंकि Q वर्सेस V डायग्राम में एरिया क्या देगा? प्रोडक्ट ऑफ Q एंड V।
फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम में, ठीक है, कोई फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम में एरिया क्या देता है, प्रोडक्ट देता है F into T न्यूटन सेकेंड, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। पावर वर्सेस टाइम डायग्राम में इट गिव्स यू द वर्क, करंट वर्सेस टाइम डायग्राम में इट गिव्स यू द चार्ज I into T। तो Q वर्सेस V डायग्राम में क्या देगा, Q into V क्या देता है, एनर्जी, बिकॉज़ V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W by Q और मल्टीप्लाई टू Q, V into Q करेंगे तो इट गिव्स यू द वर्क डन और द एनर्जी स्टोर्ड। So energy stored is equal to this area, ये एरिया कितना है, हाफ Q0 V0, जबकि Q0 कितना है, CV0। Q0 क्या है, Q यहां पर हम कहेंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखे एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम, क्या हुआ, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ Q0 V0। इसमें Q0 क्या है, फाइनल चार्ज और कैपेसिटर, तो कितना होगा वो, CV0, क्योंकि V0 क्या था, फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, है ना। तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, देखो कितना आसान तरीके से निकल गया, इज इक्वल टू हाफ Q0 V0, ठीक है। सो वी सी कि पॉइंट नंबर 2 में इफ Q0 is charge on a capacitor C and V0 is PD across it, then आपका जो एनर्जी होगा इसको आप कह सकते हो हाफ Q0 V0, है ना। और आपको तो मालूम है कि Q is equal to CV0, तो आप Q0 को भगा सकते हो, Q0 की जगह CV0 लिखोगे तो क्या मिलेगा, हाफ CV0 स्क्वायर। अगर V को भगा लोगे, V के जगह लिखोगे क्या, Q0 by C मिलेगा Q square by 2C। So you have got several expressions and it is energy, so the unit will be in joules, unit will be in joules, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एनर्जी डेंसिटी और वेयर दिस एनर्जी स्टोर। आप कहोगे एनर्जी कहां स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी in the dielectric, in the dielectric, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ स्टोर रहता है ना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टोर रहता है। अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टोर रहता है तो हम अगर एक जनरल केस ले लेंगे, कोई एक ऐसा एक कैपेसिटर है और इसके अंदर कोई एक डाइलेक्ट्रिक है और पता चला कि ये कैपेसिटर का प्लेट एरिया A है और प्लेट सेपरेशन D है, डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन है और इसमें चार्ज Q0 है। तो आप क्या कहोगे, ये जो एनर्जी अभी हम लोग देखे ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है। तो अगर हमको पूछा गया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक में पूछा गया एनर्जी डेंसिटी कितना है बताओ, दैट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग, एनर्जी स्टोर्ड by volume of the dielectric is energy stored for unit volume of the dielectric। energy stored था half Q0 V0
और वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये थिकनेस डी है, एरिया ए है, वॉल्यूम हो गया ए इंटू डी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ Q0 बाई ए V0 बाई डी। फिर अब जब हमें मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बिटवीन द टू प्लेट्स, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q बाई ए एप्सिलॉन या फिर V बाई डी ऐसे लिख सकते हो। तो Q बाई ए की जगह लिखेंगे तो मिलेगा E इंटू एप्सिलॉन, V बाई डी की जगह लिखेंगे तो मिलेगा क्या, V बाई डी की जगह लिखेंगे तो मिलेगा E, मल्टीप्लाई करो हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन। कोई एक मीडियम में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और उस मीडियम का परमिटिविटी मालूम है तो आपको मालूम है कि उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। व्हेनेवर ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द मीडियम, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन जूल्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, जब हम ये कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस में कनेक्ट किए, अब कैपेसिटर पे जो चार्ज है कौन सप्लाई किया है, बैटरी ने सप्लाई किया है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, व्हाट इट मींस द वर्क इन मूविंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर इज V0। ये कितना चार्ज सप्लाई किया है, Q0। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, इट इज Q0 into V0। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे as battery potential difference is constant, battery potential difference is constant, the work done by battery of constant V0, the work done by battery in supplying a charge Q0 is W is equal to Q0 into V0। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने में वर्क डन होगा V0, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। बैटरी ने Q चार्ज सप्लाई किया है, वर्क डन हुआ है Q0 V0। अच्छा, तो दैट इज इक्वल टू energy supplied by battery, that is equal to energy supplied by battery, energy supplied by battery। अच्छा, बैटरी ने इतना एनर्जी दिया, ठीक है, एनर्जी इतना आपको दिया बैटरी, तो एनर्जी स्टोर कितना हो गया, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना हो गया, हाफ Q0 V0। अच्छा, ये दिया Q0 V0, स्टोर हुआ हाफ Q0 V0, बाकी एनर्जी लॉस हो गया, तो हम कहेंगे लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू Q0 V0 माइनस हाफ Q0 V0 इज इक्वल टू हाफ Q0 V0। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। When you are charging the capacitor, you see बैटरी जितना एनर्जी दे रहा है सारा रुक नहीं रहा है, कुछ लॉस हो रहा है। ये लॉस क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, where this loss is taking place? In some books, in your school books, it is given that in the a charge is flowing, there is a current, there must be some resistance in the connecting wires, so I square R loss होके एनर्जी गुम हो गया। अरे you can make use of superconductors, आप सुपर कंडक्टर यूज करोगे जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्टिल देयर विल बी एनर्जी लॉस, इज नॉट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टिंग वायर्स। देन वेयर दिस लॉस टेक्स प्लेस, हाउ दिस लॉस टेक्स प्लेस, कहां से एनर्जी चला गया, तो लिखेंगे, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। क्या कहता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो एक्सीलरेट करेगा, whenever a charge particle accelerates in a time varying electric field, तो क्या होगा, it will automatically radiate electromagnetic waves, it will emit photons। यह है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा नहीं, एक्सीलरेट करेगा, तो क्या होगा, it will emit electromagnetic radiations, फोटोन से एमिट करेगा और उसका एनर्जी घटने लगेगा। जैसे आप वो जो रदरफोर्ड मॉडल पढ़े होंगे,
रदरफोर्ड बोले ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चारों तरफ गोल गोल घूम रहे। ठीक है, अब बोर बाबा पूछने लगे कि अरे अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था वो ऐसे था, यहाँ पे था वो ऐसे था। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग। Moreover, as the electron is moving in a circular path, it is having a centripetal acceleration v square by r. So now the electron is an accelerating particle in a uniform, in a time varying electric field. होगा क्या? ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा तो इसका एनर्जी घटेगा, घटेगा तो घूम के आके ऐसे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो रदरफोर्ड मॉडल इज रॉन्ग। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कोई एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट करेगा तो क्या करेगा? वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। हाँ सर, ये सब बताने से क्या फायदा है? यहाँ पर फायदा है, बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, जब वो कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, चार्जिंग से पहले उसके डाइपोल्स ऐसे ऐसे रैंडम पोजीशन में पड़े हुए थे, है ना। अब जैसे आप इसको चार्ज करने लगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के ये सारा डाइपोल घूम के उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करने लगे। When the dipoles are rotating, what is a dipole? A combination of a positive and a negative charge. When it is rotating, all charged particles are rotating and they are accelerating. और धीरे-धीरे चार्ज बढ़ते जा रहा है। The electric field in the dielectric is also continuously increasing. इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है और डाइपोल घूम रहा है। So there is a accelerating charge in a time varying electric field. होगा क्या? वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलने लगेंगे। तो कहां से निकलेंगे? जहां पर ये डाइपोल घूम रहे हैं। डाइपोल कहां घूम रहे हैं? दे आर रोटेटिंग इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे। ठीक है, अगर हम बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, वो फटाक से घूमेगा, ज्यादा स्पीड में घूमेगा, ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे, वो बाहर भाग जाएंगे। अगर वो धीरे-धीरे घूमेंगे, लो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे। लो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने से वो डाइलेक्ट्रिक को चीर के उसके अंदर से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, उसी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे और हीट जनरेट होगा। जब भी आप कोई कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो आप देखोगे ड्यूरिंग चार्जिंग गर्म हो गया, चार्ज हो गया। मान लो कि आप उसको चार्ज में लगा दिए, पहला 2 मिनट गर्म हुआ, उसके बाद और कोई हीट नहीं क्योंकि चार्जिंग हो चुका है। उसके बाद और कोई गर्म नहीं है। कोई बल्ब जल रहा था, छू के पता कर सकते हो गर्म है। ये कैपेसिटर चार्ज है कि अनचार्ज है, छू के नहीं बता सकते। ओनली ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी रेडिएटेड एंड इट विल गेट हॉट। आफ्टर चार्जिंग और कोई रोटेशन नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? उसमें और कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। ओनली ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो अगेन दे आर गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेटस एंड यू विल फाइंड दिस हीट जनरेटेड। सो हम कहेंगे कि जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ कहां हुआ? लॉस ऑफ एनर्जी, दिस लॉस ऑफ एनर्जी takes place this loss of energy takes place in the dielectric or takes place in dielectric in terms of radiations of electromagnetic waves। तो जब भी हम कोई कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो आप देखोगे उसका कुछ एनर्जी, चार्जिंग का कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। जितना दोगे कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सोचो अगर कैपेसिटर में एनर्जी है और हम स्टोर कर सकते हैं तो हमको इतने बड़े बड़े बैटरी बनाने का क्या जरूरत है? हम तो पहले भी बता चुके हैं कि कैपेसिटर बनाना काफी आसान है। एक पेपर ले लो, दोनों तरफ दो एल्युमिनियम शीट चिपका दो, वोल्टेज लगा दो, कैपेसिटर में रखा क्या है? तो हम तो इंस्टेड ऑफ बैटरीज हम तो कैपेसिटर यूज कर सकते थे एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। देखो बैटरी कितना कॉस्टली है। जब कैपेसिटर रखो, जब पावर सप्लाई अवेलेबल है
उसमें चार्ज कर दो, अवेलेबल नहीं है डिस्चार्ज करो। हम ऐसे नहीं करते। देयर आर टू बेसिक रीजंस। पहला बेसिक रीजन हुआ कि जब हम 100 जूल एनर्जी उसको देंगे स्टोर करने के लिए, रखेगा 50, गया 50%। जो 50 जूल के अंदर रहेगा उसको आप निकालने की कोशिश करोगे, मिलेगा 25, गया 50%। मतलब खर्चा किए 100 जूल और मिला आपको 25 जूल। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? 4 टाइम्स। अभी अगर आप एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज दे रहे हो, कैपेसिटर को एनर्जी स्टोरेज जैसे डिवाइस जैसे यूज करोगे तो यू विल हैव टू पे 20 रुपीज, 4 टाइम्स हो गया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हुआ, बैटरी में जैसे जैसे आप पावर ड्रॉ करते हो उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू करोगे इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सडनली डिक्रीज करने लगेगा। चार्ज निकला तो वोल्टेज भी निकला। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। जैसे यूज करेंगे उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस घटते 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 जीरो हो जाएगा। हमारे किस काम का नहीं। समझ में आया? So these are the two basic reasons we are not using a capacitor as an energy storage device. तो हम क्या देखें, जब भी हम कोई कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इसमें एनर्जी स्टोर होता है हाफ Q0 V0, बैटरी सप्लाई करता है Q0 V0 और एनर्जी लॉस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितना? नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी जितना स्टोर हुआ उतना 50% हाफ Q0 V0। Is that clear? तो और एक इंपॉर्टेंट चीज देख ली बीच में हम लोग पढ़ी था, एनर्जी डेंसिटी। This energy is stored in the dielectric in terms of dipole moment, alignment of dipole moment. This energy stored per unit volume is called energy density. कितना है ये? हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन। समझ में आया? अब कोई भी केस में अगर कोई कैपेसिटर आपको दिया है, उसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है या फिर चार्ज दिया है, तो आप बहुत आसानी से उसका एनर्जी निकाल सकते हो। अगर कैपेसिटर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो एनर्जी हो गया हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर दिया है, चार्ज कैपेसिटर दिया है, एनर्जी हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। और चार्ज दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो एनर्जी हो गया हाफ Q0 V0। समझ में आया? तो अभी हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान ज्योति घोषाल कुछ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दोनों सीरीज में रखें। आप जानते हो कि जब वो सीरीज में है, इन सीरीज व्हाट इज सेम? Q इज सेम। तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? Q स्क्वायर बाई 2C। तो एनर्जी इन द फर्स्ट कैपेसिटर बाई एनर्जी इन द सेकंड कैपेसिटर, Q स्क्वायर बाई 2C1। पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C1 है, Q स्क्वायर बाई 2C1। दूसरे वाले का Q स्क्वायर बाई 2C2 इज, एनर्जी का रेशियो क्या था? रेशियो था 2:3। 2/3 is equal to C2/C1। When in parallel, जब ये दोनों पैरेलल में हैं, V is same, है ना? V is same for both। तो आप कहोगे एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी इन द फर्स्ट वन बाई एनर्जी इन द सेकंड वन क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, आई मीन हाफ V स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कट जाएगा। क्या मिलेगा? हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर इज इक्वल टू C1 बाई C2। लेकिन अभी तो देखे थे C2 बाई C1 इज 2/3, तो C1 बाई C2 क्या हो जाएगा? 3/2। द एनर्जी रेशियो विल बी इक्वल टू 3/2। तो when they are in series, अगर एनर्जी रेशियो 2:3 हुआ, when they are in parallel, the energy ratio will be 3/2। ठीक है? 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, C is 20 माइक्रोफैराड। स्विचर अक्रॉस 10 वोल्ट, V0 फाइनली कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ
V स्क्वायर 10 का स्क्वायर और ये माइक्रोफैराड है, ये वोल्टेज में है, तो होगा आंसर इन माइक्रो जूल्स। सिंप्लीफाई करो तो हो गया 1000, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, 10 होता है 10 क्यूब 1000 माइक्रो जूल्स। एनर्जी स्टोर। एनर्जी लॉस हम बताए थे, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर। कितना है किस केस में, विद द कैपेसिटी चार्ज। आगे देखेंगे, हर केस में ऐसे मत बनाना, बेहतर होगा कि हम लोग एनर्जी सप्लाई निकाले। एनर्जी सप्लाई कितना हुआ, इट इज डबल ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ, or it is equal to CV square, that you can say is 2000 microjoules। देखो एक गलत फहमी मत रखना कि जो एनर्जी लॉस है वो हरदम आधा होगा, वो डिपेंड करता है। सिंपली एक कैपेसिटर को किसी एक बैटरी में ऑन करोगे आधा लॉस होगा, हर केस में ऐसे नहीं होता है, हम देखेंगे, अभी हम दिखा देंगे कुछ केसेस, हर केस में नहीं होता है। तो एनर्जी लॉस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एनर्जी स्टोर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, तो ये हाफ सीरीज स्क्वायर। तो अब एनर्जी लॉस क्या कहोगे, 2000 जूल सप्लाई किए, ये हो गया तरीका निकालने का, 1000 जूल स्टोर हो गया, बाकी हो गया 1000 जूल, ऐसे करके करना। तो ये हो गया सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नाउ विल गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दिया है कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 2 मीटर है, सस्पेंडेड इन एयर। अरे व्हाट इज द कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। आप जानते हो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/9 × 10⁻⁹। तो आप कहोगे r का वैल्यू है 2 मीटर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 × 10⁻⁹। 4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा, नीचे डिवाइड कर दोगे 9 × 10⁻⁹, ये हो गया कैपेसिटेंस, दिस मच फैराड। अब क्या हुआ, इसको चार्ज दिया गया है 100 माइक्रोकूलम, तो आप कहोगे चार्ज क्या दिया है इसको, 100 माइक्रोकूलम। तो पूछा है बताओ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, तो आप कहोगे एनर्जी स्टोर, यार क्या फॉर्मूला होगा, Q²/2C। Q² 100 into 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर बाय 2C। 2 into C कितना है, 9 into 10⁻⁹। देखो तो मार्केट करने से कुछ मिलेगा क्या, अरे नीचे भी तो कहीं एक तो 2 था, 2C। 2C क्या है, Q²/2C, गड़बड़ लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया, ये हो गया Q², 2C। C का वैल्यू कितना है, 2/this है ना, इट इज कमिंग आउट टू बी 2/9 into 10⁻⁹। अब ये गया ऊपर, ये हो गया 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ इंटू, ये भी ऊपर आ गया है 9 into 10⁻⁹ बाय नीचे 2 into 2 कितना है 4। सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 9/4, ये 10⁻⁸, 10⁻⁹ हो गया 10, तो इट इज 90/4 joules। The energy stored is such a small amount of energy, 90/4 joules। ठीक है, तो एनर्जी stored it is coming out to be 22.5 joules। देखो ये माइक्रोकूलम था, उसको मैं कूलम कन्वर्ट कर दिया हूं, इसलिए आंसर आएगा जूल में। अगर माइक्रो ही रहता तो इसको माइक्रोजूल बोलता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर, कितना हुआ 90/4 जूल्स। एक कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस r का है, उसमें अगर चार्ज q है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग ए चार्ज q। हाँ, ये तो चारों तरफ कैपेसिटेंस समझाता है ना, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, Q²/2C, और Q² 2C कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन r, हो गया ना, Q²/8 पाई एप्सिलॉन r। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर इज Q²
1 पाई एप्सिलॉन आर। याद रखना ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप वो पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, फिर भी आप लोग याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड charged to 10 volt was connected across a 30 microfarad capacitor. What is energy lost in the process? ये प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा? ठीक है, आपको बताना है। What is the energy lost in the process? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक कैपेसिटर of 20 microfarad was charged to 10 volt. Then charged to 10 volt was switched on across a 15 volt battery. 15 volt battery, ठीक है, 15 volt battery। find additional energy stored energy supplied by battery। ठीक है, बिट नंबर 3, energy lost in the process। ये प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ऐसा करके 2 क्वेश्चन आपके सामने आया। मैं सॉल्यूशन बनाना चाहूंगा। सॉल्यूशन हियर नंबर 4 का सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक, कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड चार्ज टू 10 वोल्ट got connected across 30 microfarad capacitor। across means parallel। what is energy lost in the process? क्या हुआ ये कि कोई 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था जो चार्ज हो गया था 10 वोल्ट में। तो इसमें कितना चार्ज था? C into V 200 माइक्रोकूलम चार्ज था। ठीक है, क्या एनर्जी था? इनिशियल एनर्जी यू नो इट इज हाफ CV स्क्वायर। CV स्क्वायर, C है 20, V है 10 का स्क्वायर बाय 2, इट इज कितना? 1000 माइक्रोजूल्स। दिस वाज द इनिशियल एनर्जी। फाइन, इट इज अंडरस्टूड। नाउ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 30 माइक्रोफैराड। अब क्या कि इसको वहां से उठा के लाके क्या कि एक 20 को एक 30 का जोड़ीदार बनाया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिए। जैसे आप स्विच ऑन किए जो चार्ज था वो चार्ज तो चार्ज ही रहेगा। नाउ इन द सेकंड केस व्हाट इज द टोटल चार्ज? चार्ज तो वही रहेगा
200 माइक्रोकूलम कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर है नेगेटिव चार्ज, इधर है पॉजिटिव चार्ज। और क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, अब ये दोनों पैरेलल में है तो आप कहोगे 50 माइक्रोफैराड बिकॉज़ दे आर इन पैरेलल। What is the energy now? The energy now in the second case, final energy Q square by 2C. Q square मतलब 200 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम है, ये माइक्रोफैराड, माइक्रो माइक्रो आपस में देख लेंगे, हम लोगों का कोई चिंता की बात नहीं है। 2 इंटू C कितना है 50 माइक्रोफैराड, तो एनर्जी क्या आ जाएगा माइक्रोजूल्स। तो ये हो गया 200 ये हो गया 100, इट इज कमिंग आउट टू बी 200 इंटू 200 बाय 100, ये 2 हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 400 माइक्रोजूल्स। तो फाइनल एनर्जी कितना है 400 माइक्रोजूल। जब शुरू में उसको लेके आए थे क्या एनर्जी था 1000 जूल, अब कितना लॉस हो गया, आप कहोगे लॉस ऑफ एनर्जी था 1000, अभी है 400 इज इक्वल टू 600 माइक्रोजूल्स। क्या आपको यहाँ पर सब यूनिट समझ में आ रहा है ना, ये माइक्रो कूलम में है, ये माइक्रोफैराड में है, तो एडजस्ट होके सब हो रहा है। अब चाहो तो वैल्यू डाल के देख सकते हो। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 600 माइक्रोजूल्स, लॉस ऑफ एनर्जी इज 600 माइक्रोजूल। एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, यह सारा कांसेप्ट छुपा हुआ है। वह 4 to 10 वोल्ट, 4 to 10 वोल्ट was switched on across a 15 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूं, with like polarities find additional energy stored, energy supplied by battery, energy lost in the process। थोड़ा लंबा है बट चाहिए आप लोगों को थोड़ा अंदर की जानकारी लेने के लिए, तो हम कहेंगे कि एक 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था जिसको चार्ज कर दिया गया था 10 वोल्ट में। तो इनिशियली इसमें क्या चार्ज था, इनिशियली था C इंटू V, है ना, C इंटू V 200 माइक्रोकूलम। इनिशियली इसमें क्या एनर्जी था, इनिशियली इसमें एनर्जी था हाफ C V स्क्वायर इज 1000 माइक्रोजूल्स, ये करके मिल गया। अच्छा, इसको लेके आए, क्या किए, लाके दूसरा बैटरी के साथ लगा दिए, ये तो फर्स्ट केस। इन द सेकंड केस नाउ यू आर स्विचिंग ऑन द कैपेसिटर, इधर यू आर स्विचिंग ऑन द कैपेसिटर विथ लाइक पोलैरिटीज अक्रॉस ए 15 वोल्ट बैटरी। लाइक पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड रहा, और ऐसे स्विच ऑन किए कितने वोल्ट में 15 वोल्ट में। नाउ व्हाट इज द फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज क्या होगा, ये तो वही कैपेसिटर है ना, ये वही कैपेसिटर है, तो चार्ज हो जाएगा, फाइनल वोल्टेज हो जाएगा 15, सो इट इज CV 20 into 15 is 300 माइक्रोकूलम। अच्छा, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनली फिर से चार्ज हो जाएगा 15 वोल्ट में, हाफ 20 into हाफ C V स्क्वायर, कितना आएगा ये V स्क्वायर, मतलब ये हो गया 225 और ये हो गया 10, 225 into 10 225 है, क्या हो गया हाफ C V स्क्वायर, ये 10 माइक्रोफैराड 10 और ये हो गया 225, नहीं तो ये हो गया कितना 2250 माइक्रोजूल्स। तो शुरू में एनर्जी क्या था ये, अच्छा क्या पूछा था, एडिशनल एनर्जी स्टोर, एडिशनल एनर्जी स्टोर का क्या हुआ, अभी है 225
50 पहले था 1000, कितना हो गया 1250। सो एडिशनल एनर्जी स्टोर इज 1250 माइक्रोजूल्स। ये एडिशनल एनर्जी स्टोर हुआ। क्यों? क्योंकि पहले 1000 माइक्रोजूल था, अभी निकाले 2250 माइक्रोजूल है, अभी 2250 माइक्रोजूल है। ठीक है, नाउ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। चलो पहले देखते हैं डेल्टा क्यू सप्लाइड, कितना चार्ज सप्लाई किया। पहले चार्ज कितना था 200 माइक्रोकूलम, अब कितना है चार्ज 300। सो 300 माइनस 200 इज 100 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज सप्लाई हुआ। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी डेल्टा EN और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी क्या फॉर्मूला होता है हम बताए थे, इट इज डेल्टा क्यू द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी, Q इनटू V। अगर बैटरी का वोल्टेज V है और वो Q चार्ज सप्लाई करता है तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज Q इनटू V। डेल्टा Q इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, क्योंकि पहले इसमें 200 माइक्रोकूलम था, अब देखने में लगा कि इसमें आ गया है 300 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम सप्लाई किया है। कौन? ये 15 वोल्ट बैटरी। सो इट इज 15 इनटू 100 इज इक्वल टू 1500 माइक्रोजूल्स। अच्छा, व्हाट इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी 1500 माइक्रोजूल्स। व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट? तो आप क्या कहोगे एनर्जी लॉस्ट? ध्यान से देखो, इसमें पहले था 1000 माइक्रोजूल, बैटरी लगाए, एनर्जी कितना हो गया 2250, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुआ है, कितना 1250। इसमें 1250 स्टोर हुआ एक्स्ट्रा, लेकिन बैटरी कितने भेजा 1500, बैटरी भेजा 1500 माइक्रोजूल, लेकिन स्टोर हुआ 1250, बाकी एनर्जी लॉस हो गया है। तो एनर्जी लॉस इज 1500 माइनस 1250 is 250 microjoules. So the energy loss is nothing but energy supplied by battery minus additional energy stored in the capacitor. Energy supplied by battery minus additional energy stored in the capacitor is the energy lost. ठीक है, समझ में आ रहा है?